प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत का जल्द इलेक्शन कराने से इनकार, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी ने हालात खराब कर दिए। वफाकी वजीर कानून ने पंजाब में इलेक्शन खूनी होने का खदशा जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी के ऐलान के बाद नए सियासी और आईनी बहरान ने जन्म ले लिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला, मामला अदालत गया तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम, वज़रा, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स 1990 से 2022 तक मिलने वाले 7,136 तहाइफ ले उड़े। 1 अरब 35 करोड़ के तहाइफ सिर्फ 22 करोड़ की अदायगियां करके साथ ले गए। 33 सालों में गैर मुल्की सरबराहान ने मुमलिकत से मिलने वाले तहाइफ में से सियासतदानों, सिविल और फौजी अफसरान ने सिर्फ 554 तहाइफ तोशाखाना में जमा कराए। तोशाखाना से 33 साल के दौरान लूट मार के तहलका खेज इंकशाफात पहली मरतबा एक्सक्लूसिव दस्तावेजात के साथ आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। क्लास साहब, जो मामलात पिछले काफ़ी दिनों से ये सवाल किया जाता था, चाहे इस बारे में पीटीआई के अरकान हो, चाहे इस बारे में कोई एनालिस्ट हो, सबकी एक मुतफ़िका राय थी। जो चाहते हैं, जो नहीं भी चाहते हैं, वो ये कहते थे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। और ये कल हमने देखा कि मुलतवी हो गए। अब जिस तरफ हालात चले गए हैं कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, पीटीआई ने भी अपनी एक पोजीशन ले ली है। इलेक्शन जो नहीं करा पा रहे, उन्होंने भी अपनी रीजंस दे दिए कि हम क्यों नहीं इलेक्शन करा पा रहे। अब इन मामलात में आपको क्या लगता है, कौन सा इदारा इंटरवेंशन कर सकता है और क्या होगा? आज बड़ी एक दिलचस्प एक ट्वीट था जिसकी कोई इंटरप्रिटेशन हर कोई अपने तरीके से कर रहा है। आपने भी यकीनन पढ़ा होगा, हमारे देखने वालों ने। वो था मुने सलाई साहब का। उन्होंने एक वन लाइनर था। वन लाइनर क्या था? एक ही लफ्ज़, होर चुपो। मतलब है कि जनाब के उन्होंने जो आज ट्वीट किया है, तो उसके बाद में उन्होंने वजाहत तो वो कर रहे थे कि जी मेरा मतलब कोई इमरान खान साहब की तरफ नहीं था, ना पीटीआई की तरफ था कि जी हम तो मना करते थे कि ना तोड़वाएं असम्बलियाँ। चौधरी परवेज अली साहब भी आपकी मिन्नत करते थे, हम भी करते थे, पार्टी के अंदर भी करते थे कि मत करें मत करें। सो वन लाइनर उन्होंने किया, तो उसकी मुझे नहीं समझ आई कि वो किसको टांट कर रहे हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि जनाब कि हमने कहा था खान साहब को तंग ना करें, खान साहब आपके लिए गले की एक हड्डी बन जाएंगे। या हुकूमत को कह रहे थे जनाब कि आप कुछ भी कर लें, खान साहब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। या मोस्ट प्रॉब्ली कि वो इनको पीटीआई को कर रहे थे कि जनाब आप जिद पे उतरे हुए थे, आप नहीं मान रहे थे। अब आप रोज़ाना तकरीरें भी कर रहे हैं, आप एक बंकर में बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क से लोग जो हैं टिकट लेने वाले वो डंडे लेके वो खड़े हुए हैं, आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अब आपको अगर कत्ल करने की भी आपके बकौल साजिशें हो रही हैं, तो आप इसको ना तोड़ते। हम तो आपको ये बात कह रहे थे कि आपके पास प्रोटेक्शन भी थी, पंजाब का हुकूमत भी थी। अब खान साहब के पास अल्लाह ने सब कुछ, वो कहते हैं अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। केपी की हुकूमत भी आपके पास है, गिलगित भी आपके पास है, अगन कश्मीर भी आपके पास है, पंजाब भी आपके पास है। ये तो 24 किलोमीटर के ताने मिल रहे थे इनको कि ये तो 24 किलोमीटर पे बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब ने कंपनी, जहाँ पे इन्होंने 70-80 इन्होंने लोगों की अपनी फौज बनाई हुई है। तो ये तो यहाँ पे एक उसमें मुहासरे में थे ना, यहाँ पे 24 किलोमीटर में आपको जो बॉर्डर्स लगते हैं इस्लामाबाद को, उनके सूबाई बॉर्डर्स जो हैं, सब में हुकूमतें किसकी हैं? वो आपके इमरान खान साहब की थी। अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, आपने कहा नहीं हम तो नया इलेक्शन करवाएंगे, अपनी हुकूमतें तोड़वाएं, अपने बंदे तोड़वाए। अब उस पर खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे ये उसमें डिवीजन थी, मुझे खुद पता है। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थे? जो यहाँ से बेरोजगार होकर गए थे, जो असेंबली तोड़वा के गए थे यहाँ से, ये हुकूमतें तोड़वाई। पहले खान साहब की हुकूमत उन्होंने अपनी तोड़ी, फिर उन्होंने असेंबली तोड़ी, आपको याद होगा। अब सारे जो आपके वजीर थे 50-60 के करीब, वो बेरोजगार हो गए। वहाँ पे जो पंजाब में जो थे वजीर थे, उनकी नौकरी लग गई, जो उनके साथ आ गए ये परवेज अली साहब के साथ। इनके अंदर एक बहुत बड़ी फाइट थी। जो पंजाब की इनकी हुकूमत के वजीर थे, वो असेंबलियां तोड़ने के हक में नहीं थे पंजाब की। अच्छा क्लास साहब, आपको सॉरी काटना पड़ रहा है, लेकिन हमारे साथ काशिफ काशिफ मौजूद हैं, उनको भी डिस्कशन में शामिल करेंगे क्योंकि जी काशिफ साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राब्ता मुनक़ता हुआ है। क्लास साहब बात कंटिन्यू की। हाँ, सो अब उसमें उनकी जंग शुरू हो गई। मेरे 2-3 लोगों से बात हुई पीटीआई में, उन्होंने क्या करें, ये जो बेरोजगार आए थे फेडरल हुकूमत के वजीर, ये रोजाना खान साहब को कह रहे थे तोड़वाएं जी तोड़वाएं जी तोड़वाएं जी। अच्छा, वो नहीं चाहते थे, जो ऑलरेडी वजीर थे वो परवेज अली साहब को, तो उनको तरीका था, उन्होंने उनको भी साथ मिलाया हुआ था कि खान साहब ने समझाओ जनाब, हमारे हाथ हुकूमत लगी हुई है, हमारे पास बजट है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, दिहाड़ियाँ लग रही हैं, माल पानी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। तो ये क्या पड़ी है इनको कि और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि खान साहब पंजाब में बैठकर भी अगर ये अपनी हुकूमत ना भी तोड़ते, अक्टूबर के इलेक्शन ये फिर भी जीत सकते थे। ये मेरी राय है। काशिफ साहब साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, आवाज आ रही है आपको?
आवाज आती है, आपको मेरी आवाज आ रही थी? जी अभी आ रही है। अच्छा काशी साहब, बहुत ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे और बहुत इसके बारे में बात हो रही थी कि ये इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। नीयत नजर आ रही थी, वाजे थी हुकूमत की, लेकिन साथ साथ जो मामलात थे वो भी कहीं से साजगार इलेक्शन के लिए होते नजर नहीं आ रहे थे। अब बिल आखिर जो है वो ये इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं। अब क्या लगता है, आज आपके प्रोग्राम में भी यही बात होती रही, लगता क्या है आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, तो हालात जो आप कह रहे हैं ना कि साजगार नहीं थे इलेक्शन के लिए, मुझे तो ऐसे कोई हालात पाकिस्तान में अब तक नजर नहीं आ रहे जो इलेक्शन के लिए साजगार न हो। मेरा तो ख्याल है हालात वैसे ही है पाकिस्तान में, बल्कि जिन हालात में 2008 और 2013 के इलेक्शन हुए सिर्फ बेहतर हालात थे पाकिस्तान। लेकिन होगा क्या, लगता है ऐसा हुकूमत की से जो बात हो रही है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, वो उनका ख्याल है कि अब एक ग्रैंड डायलॉग होगा, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। तहरीक इंसाफ को वो जो लिस्ट है वो दी जाएगी कि क्या क्या होगा उसमें, किन किन इश्यूज पर बात होगी, और उस की बुनियाद पर फिर लगता है ऐसा है कि तहरीक इंसाफ की भी गुफ्तगू पिछले 2-3 दिन से लग रही है कि वो डायलॉग के लिए तैयार है। सो उम्मीद यही है कि दोनों पार्टियां शायद बैठ कर कोई म्यूचुअली एग्रीड डेट डिसाइड कर लें। फिलहाल तो ये लग रहा है कि देखिए, दूसरा मसला ये है कि देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट क्या करे। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आ गई है। एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, पिटिशन जाएंगी, तहरीक इंसाफ से जा रही है, बात की तरफ से जाएंगी। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस टेकअप कर लिया और तहरीक इंसाफ को लगा कि उनको वहां से मजीद रिलीफ मिल सकता है, फिर देखना है कि वो क्या फिर भी तैयार होंगे गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत के लिए। तो बड़े अगले 2-4 दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इस चीज के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, बातचीत के मामला किधर तक पहुंचता है। अच्छा मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं, हालात साजगार से मेरी मुराद ये थी काशी साहब के जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं उनके हालात जो थे साजगार नहीं थे, उनको किसी भी जगह से फैसिलिटेशन नहीं मिल रही थी जो रिक्वायर्ड है इलेक्शन कराने के लिए। सो दिस वाज माय पॉइंट। जी क्लास साहब। काशिफ, मैंने भी आपको प्रोग्राम देखा, बड़ी आपने तफसील से सारी टाइमलाइन बताई और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेटेड उस वक्त भी हो गए थे 2000, मेरा ख्याल है ये जो हुए थे अगेंस्ट 13 के जो इलेक्शन है उस वक्त भी बड़ी बम्बिंग धमाके वगैरह हो रहे थे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो नीयत की बात है ना कि नीयत नहीं है, बाकी चीज़ें तो हैं। अभी आपने बात की कि हुकूमत और इमरान खान साहब या PTI के दरमियान तैयारियाँ हो रही हैं मुज़ाकरात की। आप इस पॉलिटिक्स को 20 साल से ज़्यादा कवर कर रहे हैं, डायरेक्टरी फील्ड में बैठे हुए हैं, इन लोगों से मिलते जुलते हैं, उठते से इनको जानते हैं, समझते हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है ये कल वाले इस फैसले के बाद, वो किसकी ज़्यादा पावरफुल ये पोजीशन बन चुकी है? हुकूमत ज़्यादा पावर में है या पोजीशन में है डिक्टेट कराने की, या इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रांग विकेट पे खड़े हैं? क्योंकि मुज़ाकरात तो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे दो बराबर की साइड पे हों। आपको इस वक्त पलड़ा किसका भारी लग रहा है, ये हुकूमत का या इमरान खान साहब का, अगर मुज़ाकरात होते हैं? देखिए, पलड़ा इस अगर आईनी और कानूनी तौर पर देखें तो इमरान खान साहब का भारी है। अगर आप डिफैक्टो पोजीशन देखें कि इलेक्शन कमीशन ने एक चीज मुलतवी कर दी है इंतखाबात, हुकूमत सोच रही होगी क्या पत्ते उनके हाथ में, ज़ाहिर इलेक्शन तो मुलतवी हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एलिमेंट है ना वो एक एलिमेंट ऐसा है जो ये डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है कि इवेंचुअली किसका पलड़ा भारी होगा। बल्कि मैं हुकूमत में किसी से बात करता, मैंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया, बेंच बन गया और तहरीक इंसाफ को ये नजर आया कि सुप्रीम इस तरफ लीन कर रही है कि इलेक्शन हम कराएंगे और आइन और कानून को अपहोल्ड किया जाएगा, अगर इस तरह की सेंस मिला तहरीक इंसाफ को, तो फिर ये जो डायलॉग में अगेन वो जिसको हम अपर हैंड कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ फिर अपनी डिमांड्स के ऊपर आपके पास दोबारा आए और वो कहे कि नहीं जी पहले तारीख का ऐलान करें, जो पहले से वो कहते थे कि तारीख का ऐलान करते, अच्छा नहीं तो हम बातचीत कर लेते हैं। तो इस वक्त ये पलड़ा को ज्यादा तरफ चला जाएगा, ये अगले 2-3 दिन में बदल भी सकता है। सो कौन, क्योंकि देखें इस वक्त देखा, अगर मेरी नजर से देखें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ कहा है वो कोई इतना आईनी नहीं है, बड़ा गैर आईनी है जो काम उन्होंने किया। तो यहाँ पर एक मॉरल और डेमोक्रेटिक एंड लीगल पोजीशन होती है ना, वो तीनों पोजीशन इसमें तहरीक इंसाफ की हावी है, लेकिन जो डिफैक्टो पोजीशन है उसमें इलेक्शन कमीशन चूंकि मुलतवी कर चुकी है, तो हुकूमत समझ रही है हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, इट कैन गो ईदर वे। सो आई थिंक बेहतर दोनों को सूट करता है, क्योंकि दोनों नहीं जानते आगे जाके क्या होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि बेहतर है हम आपस में बैठ के बातचीत करने से पहले कि बात किसी एक के हाथ से निकल जाए। अच्छा काशिफ, आपको याद होगा कि यही आर्गूमेंट जो है ये उस वक्त हुकूमत लेती थी, बड़ी इन्होंने कोशिशें की, इन्होंने मिन्नत तरले किए खान साहब के, पार्टीज़ के कि अपनी हुकूमतें ना तोड़ें, बैठ के हमसे डलाक करें,
कोई बैठ के बातचीत करते हैं, तो उस वक्त खान साहब या तहरीक इंसाफ बिल्कुल वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस वक्त खान साहब की पोजीशन जो थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी। उन्हें लगता था, और जो बात ठीक भी थी, कि वो ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में डिक्टेट करने में, तो खान साहब तो उस वक्त इनकी नहीं सुनते थे। अब उन्हें लगा कि नहीं जनाब, ये तो पूरे के पूरे इलेक्शन ही उड़ने वाले हैं, मतलब पंजाब को छोड़ें, उन्हें तो अक्टूबर वाले इलेक्शन जो हैं वो भी डाउटफुल ये लगना शुरू हो गए, लिहाजा वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अगर मुझे तो कोई इंडिकेशन हुकूमत की तरफ से नहीं मिलता इस पर लग रहा कि ऑफिशियली तौर पर वो कोई इनके साथ डिलाग करेंगे, मुज़ाकरात में जाएंगे। वो तो उनके जो स्टेप्स ले रहे हैं वो तो क्रश करने वाले स्टेप्स हैं। जैसे डेट उन्होंने दे दी है जी, हम तो 8 अक्टूबर को करवाएंगे, जब तक चीफ जस्टिस साहब भी रिटायर हो जाएंगे या दीगर चीज़ें हो जाएंगी। वो तो पूरी उसमें डिफेंस में लग रहे हैं। आपको भी ये फीलिंग है कि हुकूमत इस वक्त टोटल अदालतों के खिलाफ भी उसमें डिफेंस में जा रही है और जाएगी आगे भी? अदालतों को मुकम्मल तौर पर टेक ऑन करेंगे, को पूरी कोशिश करेंगे अदालतों को प्रेशराइज करने, ताकि अदालत के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाए, ये तमाम पीडीएम की बयानबाजियां होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, ताकि अदालत कोई फैसला ना दे सके। तो उन्होंने पहले से एक माहौल बना दिया कि आप तो सारे बायस थे, जो हमारे खिलाफ फैसले देते हैं वो बायस। अब अदालत इसका प्रेशर कैसे लेती है ये देखना, ये कल अदालत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि कल काशिफ अदालत में तो डिवाइडेड है ना। सॉरी मैं आपकी बात काटूं, मतलब अदालत में भी तो हमने देखा बड़ी शार्प डिवीजन है। जो पिछला बेंच बना था उस बेंच में हमने देखा कि 4-5 जजेस जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कमेंट भी किया, उनके आर्डर पे उन्होंने अपनी ओपिनियन भी दी और वहाँ पे बैठ के बेंच पे दी। एक होता ना कि चलें आप उसमें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हों, सो वहाँ भी तो बहुत बड़ी शार्प एक उसमें डिवीजन है। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे भी अगेन जो पीटीआई जो है ये इस तरह का फैसला ले पाएगी जिस तरह का वो वहाँ पे जा रहे हैं कंटेम्प्ट के लिए या अपने अपने इलेक्शन को रीएनफोर्स कराने के लिए? सर जो अगर आप जो फैसले और जो इजाफी नोट जजेस ने लिखे उनमें एक तो ऑडियो लिखा थी, उसके ऊपर जजेस की जानिब से सवाल उठाए गए जी। दूसरा ये कि ये केस ऑलरेडी हाई कोर्ट्स में है, हाई कोर्ट में इसके ऊपर ये रिव्यू में हुकूमत गई भी थी उस वक्त। सो उस वक्त उन्होंने एक टेक्निकल बात की जो आईनी और कानूनी पोजीशन थी कि अगर ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है तो हमें क्या इसको सुओ मोटो लेना चाहिए। और जिस केस में सुओ मोटो लिया गया, एक सर्विस अपॉइंटमेंट का केस था, उसमें 2 जजेस ने ये लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका सुओ मोटो लें। सो टेक्निकल ग्राउंड्स मौजूद थे जिस पर जजेस ने उस वक्त इख्तलाफ किया बेंच बनने से, बल्कि कुछ जजेस ने तो कह दिया कि हम तो इसको डिसमिस करते हैं इन पिटीशन को। अब मसला यह है कि ये केस किसी कोर्ट में नहीं है, ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आइन वाजे है 90 दिन के इलेक्शंस के लिए। जिस किस्म की दलाइल दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने तो सारा मामला वफाकी हुकूमत में डाल दिया है। अगर आप इन दलाइल को मान लें तो कल तो कोई भी इलेक्शन 10 साल के लिए भी मुलतवी कर देगा, क्योंकि 3 चीजें आपने कहनी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है। अब देखना, ये आपकी बात ठीक है कि डिवाइसिव सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन लेट सुप्रीम कोर्ट वो फुल कोर्ट बनाए, देखें कौन किधर खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं, आपको क्या लगता है काशिफ के लास्ट टाइम जो सबसे बड़ा एतराज आया चीफ जस्टिस साहब पे कि उनको कहा गया जनाब के हमारे 2-3 उसमें उस ऑनरेबल जजेस ने उनको ये नोट भी भेजा कि आप इस बेंच को तोड़ें और एक फुल कोर्ट बनाए, हालांकि 9 मेंबर्स इसमें बेंच था, तो अगेन सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 11 या 13 कर देंगे, तो उन्होंने उसको 5 कर दिया। तो आप अभी क्या देख रहे हैं कि वो फिर उस पे जाएंगे जिसने पहले ये पिटीशन पे फैसला दिया था, वो 5 जजेस वाला, या आप समझते हैं कि नया फुल बेंच बनाया जाएगा जिसमें 15 या 13 के करीब जजेस होंगे कि बड़ा इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो इसको पूरी तरीके से सुना जाए, इस पर सब अपनी अपनी राय दें। अगेन तो आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त या कि पूरा बेंच बनाएंगे या फिर वही 5 के साथ वो बैठना चाहेंगे? सर नहीं, मैं अब ज़ाहिर है प्रियम से नहीं कह सकता कि कोर्ट जस्ट रीडिंग, मैं तो रीडिंग की बात करूँ, आप भी तो कोर्ट जाते रहते हैं सर, केसेस आप फॉलो करते रहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप बंदूक मेरे सर पे रख के कहेंगे मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। और ज़ाहिर है ये एक अनसीन चीज है जो हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि फुल कोर्ट बना देना चाहिए सारे जजेस को इस एक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस वक्त अदलिया पर प्रेशर भी बहुत है, एक आउटसाइड प्रेशर डाला जा रहा है, जिसको कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं डिफेंड करूंगा हर जज को। अब इतने प्रेशर के बाद अगर वही 5 की बेंच बना, उन्हें भी पता है कि एक प्रेशर मजीद आएगा, मजीद प्रेशर पड़ेगा, ही माइट गो फॉर अ बिगर बेंच को 8-7 मेंबर 9 मेंबर, या हो सकता है फुल कोर्ट ही बना दें। मुझे लगता है उस तरफ जाएगी जुडिशरी या चीफ जस्टिस। आपको अक्टूबर में इलेक्शन होते लग रहे हैं सर? मुझे तो अक्टूबर में भी नहीं लग रही थी। ये तो असल मसला ये था कि जो रोक साहब आपको भी पता है
जो बातें की जा रही थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक और बात भी कही ना कि तहरीक इंसाफ तैयार नहीं थी बातचीत के लिए। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने दोनों सीएम को साथ बिठाया, उन्होंने कहा कि मैं असेंबलियां तोड़ सकता हूँ लेकिन टाइम दे रहा हूँ हुकूमत को हमसे बातचीत करने। लेकिन वो कहते थे पहले असेंबली तहलील करें या इलेक्शन की डेट दे तो हम आपके साथ बातचीत करेंगे। हुकूमत तो उसके लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत को तो अभी इस पर भी फर्क नहीं पड़ता रऊफ साहब कि अगर अक्टूबर में जो कराने हो इलेक्शन तो इनके साथ बैठ के जून में करा देते, जुलाई में करा देते। तहरीक इंसाफ भी शायद मान जाती जून जुलाई के इलेक्शन के लिए। सर आपको काशिफ, ना कराने का था। आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आइन पे, अखलाकियात पे, कानून पे यहाँ क्या चीज़ें होती हैं। वो ये कहते हैं, मेरी एक दोस्त से बात हुई, वो कहते हैं हम खान साहब के पसंदीदा इस पे ग्राउंड पे, पसंदीदा दिन पे, पसंदीदा तारीख पे और उनके मर्जी के बैटल ग्राउंड पे हम क्यों जाए लड़ने के लिए। हम अपना आगे ग्राउंड, अपनी डेट, अपने आगे हथियार वगैरह उनके साथ लड़ेंगे। तो यहाँ पे कौन साहब को पता है पाकिस्तान में कोई असूली पॉलिटिक्स की जाती है जिसका मतलब जंग है ना उनके लिए। जंग में तो वो समझते हैं सारी चीज़ें जायज़ हैं, उनके अपने हथियार हैं खान साहब के, ये अपने ये अगर उसके अगेंस्ट अपने हथियार यूज कर रहे हैं सर। सो इट्स ए फ्री फॉर ऑल। वो खान साहब के पिच पे क्यों खेलेंगे सर? अगरचे आइन कानून वही कहते हैं जो आप बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में आइन कानून पर चीजें हो ही नहीं रही। ठीक कह रहे हैं, पिच तो एक ही है जो आईनी पिच है, जिसने भी खेलना है वो आइन की पिच पे खेलना है। लेकिन अगर एक पार्टी फैसला कर ले कि हम आइन को नहीं मानते तो फिर पिच तो फ्री फॉर ऑल हो जाती है। फिर उन्होंने फैसला करना कि हमने इलेक्शन इस साल अक्टूबर में कराने या अगले साल कराने। हो सकता है अगले साल अक्टूबर में भी इसी के सेक्रेटरी डिफेंस कह देंगे कि बॉर्डर्स पे खतरा, सेक्रेटरी फाइनेंस कहेगा पैसे कोई नहीं, फिर एक साल आगे कर देंगे। सो करने को तो अगर आपने फ्री फॉर ऑल करना तो वो कहेंगे जनाब जब तक इमरान खान अनपॉपुलर नहीं होता हम इलेक्शन भी कराएंगे। कल कोई और आएगा वो कहेगा जनाब नून लीग बड़ी पॉपुलर है, इलेक्शन जीत जाएगी, 5 साल तो पूरे हो गए लेकिन यार ये अगले 5 साल और हम वो बुनियाद यही बनाएगा कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं क्योंकि पैसे भी हो चुके हैं। अच्छा काशिफ, तो आज बुनियादी पिच एक ही होनी चाहिए। आपने आज मुने सलाई साहब का एक मतलब उस पर एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा जो उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी और चुप हो, मतलब ये किसकी तरफ डायरेक्ट था? पीटीआई को वो कह रहे थे, खान साहब को कह रहे थे, हुकूमत को कह रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को? किसकी तरफ उनका इशारा था सर? आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? वो बाहर बैठे हुए वो तो चस्के ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि हमने तो मना किया था कि जनाब ये काम ना करें, भुगतें आप। इमरान खान साहब की तरफ डायरेक्टेड होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इमरान खान साहब को परवेज इलाही साहब कह रहे थे ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, आप असेंबलियां चलने दें। इमरान खान साहब नहीं माने, उन्होंने असेंबलियां तहलील की। और मुझे लगता है ये जो और चुपो मोहम्मद इलाही साहब का है वो डायरेक्टेड एट इमरान खान है कि हम तो पहले ही कहते थे ये तुम्हें इलेक्शन नहीं देंगे, आपने फिर भी हमारी बात नहीं मानो, फिर और चुपो। अच्छा उन्होंने तो, उसमें मेरे लिए मुझे तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ये उसमें उन्होंने वजाहत वैसे की अगले उस अपने जवाब में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा नहीं ये इमरान खान साहब की तरफ मेरा ट्वीट नहीं है। तो फिर लोगों ने पूछा किसकी तरफ, इसका क्या मकसद है? लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वो अगर उसी पे कह रहे होंगे। हाँ दूसरा काशिफ, आपकी बहुत सारे पीटीआई के लोगों से साफ ज़ाहिर आपका मिलना जुलना रहता है एज ए जर्नलिस्ट, कोई कहीं पे रियलाइजेशन है कि खान साहब ने असेंबलियाँ तोड़ के एक उन्होंने प्लेट में रख के उन्होंने सारा इक़्तिदार जो है नवाज लीग या अगर जरदारी साहब या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में अपने हाथ कटवा के वो मोर्चा बंद होकर जमान पार्क में वो बैठ गए, वर्कर उनके डंडे लेके बाहर खड़े होकर हमारे खान को कुछ नहीं कहना, कि कहीं ना कहीं पे कोई अगर रियलाइजेशन है कि हमने ये कुछ गलत फैसले किए हैं असेंबलियाँ तोड़ के? इस पर तो रऊसा बड़ा स्प्लिट था तहरीक इंसाफ में। बहुत से नहीं करा, बहुत से लोगों को ख्याल था कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, 2 असेंबलियां तहलील कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो बहुत से लोगों ने कहा कि जो लोग जमान पार्क में बैठे हैं ये लोग इमरान खान साहब को ठीक फैसला नहीं करने दे रहे। ठीक फैसला इस वक्त इलेक्शन ना कराने का। ये मैं तो जाती तौर पर जानता हूँ कि बड़े सीनियर लोग जो बड़ी सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं उनका एक ख्याल था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हमें असेंबलियां, माफी चाहता हूँ, असेंबलियां तहलील नहीं करने चाहिए, वक्त का इंतजार करें क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने। सो ये स्प्लिट तो मौजूद थी तहरीक इंसाफ में, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। मेरे भाई रब्बी आपसे पूछना चाह रही है सर। जी काश साहब, बस अब टाइम खत्म हो रहा है, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जहां हम इतनी सारी चीजें अज्यूम कर रहे थे, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर लेट्स सपोज किसी किस्म की इंटरवेंशन होती है और ये इलेक्शन 30 अप्रैल को ही हो जाते हैं, तो फिर ये किस तरह के होंगे? क्योंकि जिस तरह की जो कशमकश रहेगी आगे आने वाले दिनों में, उसमें तो ना इलेक्शन के लिए प्रॉपर कैंपेन हो सकेगी और ये क्या शेप होगी इलेक्शन की। और दूसरा, अगर नहीं होते तो ये निगरान सेटअप 90 डेज के बाद ये किस तरह से सेटअप कंटिन्यू करेगा? और साथ में ऐड कर लें, आप इसका भी जवाब देते जाएं, वो ये कंटेम्प्ट की बात हो रही थी, को पिछला जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकने का, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को छोटा सा एक उन्होंने लेवरेज दिया था कि जनाब की डेट आगे पीछे की जा सकती है। तो आप समझते हैं उसी डेट का इन्होंने
एक 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 उसका एक उसको एक्सक्यूज बना के डेट जो है ना 8 अक्टूबर की है, और इनको कोई वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है उसमें सुप्रीम कोर्ट में? जनाब के आपने खुद तो लिख के दिया था कि डेट आगे पीछे हो सकती है, तो हमने तो वही काम किया है। देखिए, मुझे लगता है दो सब आपके सवाल से शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सारा मसला डाल दिया वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों में। उन्होंने कहा जी हमने तो पूरी कोशिश की है, ये हमें रिसोर्स हम इलेक्शन कैसे कराएं। इलेक्शन कमीशन को बनाएगा वो क्योंकि हमारे पास ये लेवरेज मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि एक ऐसी डेट जो कि करीब तर हो उसको कर लें। वो ये तो लाइन ले नहीं रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हमने सारों को बुलाया, सारे का हमारे साथ ताउन करने को तैयार ही नहीं है, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो ये मामला सारा हमने हुकूमत में कर दिया, वफाकी हुकूमत पर और निगरान जो गवर्नमेंट है पंजाब की। तो आई थिंक ये आईनी और कानूनी लेवरेज नहीं ली इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले में। उन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल रीजनिंग है कि हमने भी ये एंगेजमेंट की थी, हमने बाद में भी एंगेजमेंट किया, हमारे साथ किसी ने ताउन नहीं किया। तो ये कंटेम्प्ट सीधी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पर जाएगी अगर कंटेम्प्ट लगाएगी। इलेक्शन कैसे होंगे? मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ क्योंकि ऑलरेडी एक कैंपेन मोड में रही है, ज्यादा बड़ा नुकसान ऑपोजिशन पार्टीज का होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि खूनी इलेक्शन पंजाब में होंगे, मुझे लगता है कि पंजाब में तो मैंने नहीं ऐसे हालात देखे जिसकी वजह से को खूनी इलेक्शन हो, को बहुत हालात खराब हो, जगह जगह फायरिंग हो रही हो, धमाके हो रहे हो। अभी तक तो इस तरह हालात नहीं है। तो जैसे इलेक्शन होते हैं वैसे ही होंगे। आपको जलसे जुलूस अगर जब भी अगले 5 दिन 7 दिन में इलेक्शन का फैसला होता है, पार्टी चली जाएंगी। जैसे इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान किया है, देयर विल बी अ जलसा डे ऑलमोस्ट जो पंजाब में होगा, रोज जाएंगे जैसे पहले खत्म होने के बाद जो जा रहे। लास्टली आपका हम ये फायदा उठा लें थोड़ा सा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस उन्हें कत्ल करना चाहती है। कल की आपने उनकी वो सुनी होगी, हुकूमत ने उस पर GAT बना दी है। आप समझते हैं कि इस तरह का कोई प्लान जो है कोई हुकूमत, कोई IG, कोई पुलिस ऑफिसर उसने बनाया हुआ है और वाकई एग्जीक्यूशन हो सकती है इस तरह की? साहब देखिए, मैं बहुत से लोगों ने साइफर पे भी मेरे से सवाल पूछा था कि क्या कुछ साजिश थी। मैंने कहा जी साइफर रियलिटी है, अमेरिकन इंटरवेंशन की भी हिस्ट्री है, लेकिन साइफर भी है। देखना जो सुना है उसमें जो कुछ भी उसके अंदर है। क्या मैंने कंस्पिरेसी या साजिश किसी 2 बंदों को इकट्ठे बैठ के देखा? मैंने नहीं देखा। इस केस में भी इमरान खान साहब पर हमला हो चुका है, उनको 4 गोलियां लग चुकी, किसी ने उनको कत्ल करने की कोशिश की है। क्या कोई साजिश है? साजिश अनलेस में मुझे कोई आके बताए, कोई आपके सोर्सेज होते हैं जो आपको आके बताते हैं कि ये हो रहा है, ये प्लान है। इमरान खान साहब खुद तो ये कह रहे हैं, मैंने कम से कम नहीं देखा, लेकिन अगर आप उसी को एविडेंस मान लें तो इट इज ही इज वेल विद हिज राइट टू बी एप्रीहेंसिव अबाउट दिस, कि वो केयरफुल हो जाए और कहें कि मुझे भी मार सकते हैं। आगे से आगे क्या बाकी मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, आई कांट रियली से कुछ। बहुत शुक्रिया काशिफ को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू। काशिफ बासी हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे तोशा खाना के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, उसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे तोशाखाना के हवाले से। क्लासेस अब तोशाखाना के हवाले से बात करेंगे। अदालत ने 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड मांगा है और ये अभी तक पब्लिक नहीं हो रहा है। अब ये रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके पास मौजूद है और इस रिकॉर्ड के मुताबिक इस सारे अरसे में 1 अरब 48 करोड़ के जो तोशाखाना से तहाइफ हैं वो लिए गए हैं। और लिए किसने? उस वक्त के हुक्मरानों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, इसके अलावा फौजी अफसरान ने। तो अब इसकी डिटेल्स क्या हैं? किन किन को ये तहाइफ गए, कितने के गए, कितनी मालियत के थे? तहफ़ की वो डिटेल देता हूँ। मैं शॉक द पीपल ऑफ पाकिस्तान के पिछले इन 32 सालों में। अच्छा, जहन में रखें कि 1990 में आपके डॉलर का रेट क्या था और आज क्या है, ये जहन में फ़र्क रखिएगा। सो ये अमाउंट जो है ना 1.34 बिलियन रुपीज़ जो बता रहे हैं, ये कोई मामूली ये अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और हमने ये सारी कैलकुलेशन अगेन 1990 में जो प्राइस थी उसी की बुनियाद पर रखी है, 95 में 96 जो भी गिफ्ट की थी। इस पे पहले मैं आता हूँ, हमारी टीम ने बहुत बड़ा काम किया इस पर, जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हुए हैं हमारे पास सारे। मुझे ये ब्रेक में इसाक हकवानी साहब हैं, आपको पता है बहुत बड़े हमारे सियासी लीडर हैं, इस MNA भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं, तो वो हमारा शो शायद वो देखते हैं। तो उन्होंने अभी बात की जो हम उस पर बात कर रहे थे अदालती इस पे, वो ये कहते हैं 2 चीज़ें। एक तो चीफ जस्टिस साहब खुद पब्लिकली कह चुके हैं, मेरा ख्याल क्वेटा में शायद इन्होंने कहा था कि तमाम पार्टीज़ को बैठ के डिलाग करना चाहिए। सो वो समझते हैं कि कल पटिशन इनके पास आ रही है परसों, तो इनको बैठ के उन तमाम पार्टीज़ को कहना चाहिए कि आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट नहीं होती, जैसे खुद कर लें, बैठें, कोई ना कोई फार्मूला तय कर लें कि कब इलेक्शन कराने, कैसे कराने। सो बेहतर है कोर्ट पर बल्डा ना डालें,
अपना आपस में तय कर लें चीज़ें जो हैं कि जनाब कि हम अगर डिलाग ये कर सकते हैं नवाज लीग हो या पीटीआई और पीडीएम वगैरह, तो एक तो ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने खुद पोजीशन ये ली हुई है चीफ जस्टिस ने। अगर ये नहीं होता तो फिर उन्हें चाहिए कि फुल कोर्ट बनाएं अगेन, ताकि उन पर एतराज ना रहे कि 5 जजेस हैं उनकी मर्जी के हैं, 7 हैं, 8 हैं। सो फिर बेहतर है फुल कोर्ट जो है वो इस केस को सुने, बैठकर फैसला करे। ये उनका ये खकवानी साहब की कुछ ऑब्जर्वेशन थी, मैं शेयर कीजिए। अब कमिंग टू द पॉइंट, ये तोशा खाना वाले, हो सकता है इस वक्त जिस तरह की धमाक चौकड़ी मची हुई है यहाँ पे लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगरचे लोग देवर शॉक जब उन्होंने पढ़े ना चीज़ें नाम से कि किस किस ने क्या कुछ लिया, लोगों की आंखें खुली हैं। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि लोगों को लूट मार से मसला नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लुटेरा मेरी मर्जी का होना चाहिए। मुझे तकलीफ उस वक्त होती है जब ऐसा बंदा लूट रहा हो जो मुझे नहीं पसंद, तो फिर मैं उस भड़क जाता हूँ, करप्शन हो गया, गलत हो गया, बला बला। हाँ, बंदा मुझे पसंद है, वो हमारे सरायकी में कहते हैं उसके ना बांधे दी, हर शे बांधी है, अण बांधे दी कैसे नहीं बांधी। सो लड़ाई यहाँ पे ये है कि जो इमरान खान साहब वाले हैं, उसके बाद आप अब नवाज शरीफ वाले हैं या जरदारी साहब, गिलानी साहब, सब के जो पसंदीदा हैं, ग्रोह इन्होंने बनाया है, उनके लिए कोई करप्शन है। वो फिर हमें पता क्या कहते हैं, ये लीगल है सर, इट्स लीगल। लीगल क्या, कानून के तहत। भाई कानून किसने बनाया? जो मैं कहता हूं ये कानून कैबिनेट बनाती है, ये वजीर आजम खुद बनाता है। यही वजीर, यही आपकी ब्यूरोक्रेसी बैठ कर रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंजेस करके एक लेटर देते हैं, कैबिनेट के झंडे पे रखते हैं कि ये नए रूल्स हैं, इसके तहत आप ये जो खाचे माचे वो लगा लेते हैं। फिर हमें कहते हैं मुंह बंद कराने के लिए, जनाब ये तो कानून था। वो भाई ये कैसा कानून है? 1.3 आपके 4 बिलियन रुपीस के करीब तहफ घर ले गए और 22 करोड़ रुपए की इसके करीब अदायगियां की गई हैं। मैं पहले तो अपनी टीम को कंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैं ले आया था, चीज़ें मैं फराहम के सोर्सेज अपनी जगह पे, लेकिन जो मेरा ख्याल इन्होंने उस पर टीम वर्क हुआ है, उनको दे मस्ट बी कम्प्लीमेंटेड कि उन्होंने बैठ के सारी 1990 से लेके अब तक उन्होंने एनालिसिस किया, प्लस इसकी कीमतें ढूंढी, कैलकुलेशन, 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैंने वेरिफिकेशन करे। आपको पता है इन मामलों में कितना मैं स्ट्रिक्ट हूँ थोड़ा सा। इमरान मगराना ये जो हमारी टीम गई मस्ट बी कम्प्लीमेंटेड, सुमेरा ये होगी, सलीम साहबा हैं, फिर उसके बाद राफिया जहद हैं, रूबा हैं, आपने भी कोई अपना कोई हिस्सा डाला होगा इसमें। इसके बाद चलें डाला तो बता दें, उसके बाद राना साहब हो गए, राना अशरफ साहब हो गए, उन्होंने बड़ा इस पे काम किया। फिर जायद बलोच साहब हैं, वो चीज़ें देखें। सो इट्स अ टीम वर्क। मुझसे ज़्यादा ये मेरी टीम के एफर्ट है, जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। पहली दफ़ा हम स्क्रीन पे ये ला रहे हैं ऑफिशियली तौर पर कंफर्म करके कि हमारे सियासतदान, फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स को 1990 से लेकर 2022 तक 32 साल बनते हैं। सबका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हालांकि 3 दहाइयां, मोर देन 3 दहाइयों के सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स हैं हमारे साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहे हैं। अगरचे अभी इन्होंने वो किया ना 20 सालों का, हम तो पिछले भी गए हैं जो 1990 से 2001 तक। ये टोटल जो है यहाँ पे 7136 तहफ मिले इनको इन 32 साल, 7000 के करीब। इसमें से इन्होंने जनाब इसकी मलियत का जो अंदाजा लगाया गया है वो 1.4 से लेके आपके मतलब 1.3 से लेके 1.4 बिलियन के दरमियान में, इसको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, तकरीबन मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जा रहा। तकरीबन आप कह रहे हैं 1.5 अरब के करीब इनको तहफ की मलियत है। फिर कह रहा हूँ ये कीमतें हमने वही रखी डॉलर रेट के हिसाब से। अगर आज वो डॉलर रेट से हम एक लगाना शुरू करें, उस वक्त डॉलर रेट क्या था और अब उसको कन्वर्ट करें तो इट में गो इनटू 5-6 बिलियन रुपीज आज की प्राइस से। इसमें से 32 सालों में से इन्होंने जो अदायगियां की हैं वो है 22 करोड़ रुपए के इन्होंने किया। मतलब ये 1.5 बिलियन रुपीस के करीब, तकरीबन मैं कह रहा हूँ 1.5 बिलियन के करीब के तहफ 22 करोड़ रुपए में ले गए हैं। अभी भी ये कहते हैं ये डाका नहीं है, ये रॉबरी नहीं है, और ये कानूनी है। इसमें आपके गोल्ड थे, ज्वेलरी थी, डायमंड्स थे, आपके नेकलेसेस थे, आपके ब्रेसलेट थे, इसमें उसके बाद ये ज्वेलरी बॉक्सेस थे, घर का सामान, चादर, तलवारें, चाकू, वो आपको पता है, सब कुछ लगेगा। अच्छा, इसमें से अब ये मजे की बात है, 7000 तहफ में से इन सालों में ये यहां से 3400 तहफ मुफ्त ले गए हैं। मतलब आधे से ज्यादा तहफ मुफ्त ले गए घरों में। ये कानून इन्होंने इस तरह का बनाया होता है कि इतनी मलियत का गिफ्ट जो है वो आप ले जाएंगे। 7136 में से ये 3488 मुफ्त घरों को ले गए, उसकी कोई पेमेंट नहीं है। कानून बनाया ना, मैंने बनाया ना, मैं वजीर आजम हूँ, मेरा अगर तोहफा, मेरा गिफ्ट, मेरी मर्जी। और एक छोटी सी चीज क्लास साहब, इसमें से कोई भी गिफ्ट ऑर्डिनरी नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये बाहर से मिल रहे हैं और ये एज अ सोवेनियर मिल रहे हैं। मजे की बात, 7136 जो गिफ्ट मिले 32 सालों में, उसमें से सिर्फ 554 जो है ना जमा करवाए गए, जो उनके किसी काम के नहीं होंगे कि ये हमने क्या करना है, चलो यार इनको जमा करवा देते हैं। अगरचे उसमें हो सकता है कि 2-4 कीमती गिफ्ट भी होंगे, कोई 20 लाख 25 लाख वाला भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 7136 गिफ्ट मिले जिनकी कीमत तकरीबन 1.5 अरब के करीब वो थी, घर ले गए। और इसके अगेंस्ट उन्होंने 22 करोड़ रुपए की पेमेंट की और 3488 तहफ है मुफ्त घर को ले गए और 554 जो है ना इन्होंने जमा करवाए हैं। और मजे की चीज है जो कीमतें, अब इन्होंने कीमतें कैसे लगवाई हैं, जो इससे आपको इनको अंदाजा होता है
कि कितने बड़े पैमाने पे जो महंगी चीजों की इन्होंने कीमतें जो है ना जानबूझ के, ये 1.5 अरब रुपए के करीब जो मैं बता रहा हूं आपको, तकरीबन 1.4 बिलियन के करीब का, ये है कीमत असेसमेंट इन्होंने खुद की हुई है, जो ब्यूरोक्रेसी खुद करती है। वजीर आजम के अपने अफसरान, वजीर आजम हाउस के या आपके फॉरेन ऑफिस के हों या दीगर कमेटी जो बनते हैं जिसमें कैबिनेट डिवीजन के लोग भी होते हैं, एवेल्युएशन जो होती है, अब ये सारे जहन में रखते हैं कि सदर वजीर आजम का तोहफा है, उनकी कीमतें हमने घट रखनी क्योंकि 10-20% इन्होंने देना है। उसके बाद आप जरा देखें कि कैसे कैसे कीमत लगी। एक इनको नवाज शरीफ साहब को कारपेट मिला 50 रुपए में, वो घर ले गए। इसके बाद इनको ब्रीफ केस मिला नवाज शरीफ साहब को 875 रुपए में ले गए। इनको टेबल क्लॉथ और कोई कावा सेट मिला, वो 600 रुपए में ले गए। इनको ये 4 सूट पीसेस का इनको तोहफा मिला नवाज शरीफ साहब को 500 में ले गए। जरा कीमतें देखते हैं क्या लगी हैं। अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहबा जो है लेडी मार्केट थेचर ने उनको तोहफा दिया, वो 250 रुपए में साथ ले गई थी। इनको फ्रांस के सदर ने काफी सेट दिया बेनजीर भुट्टो साहबा को 50 रुपए में। अब जरा देखना कीमतें कितनी कम लगवाई गई थी और कितनी, और बड़ी लंबी लिस्ट है कि बेनजीर भुट्टो साहबा क्या क्या चीजें जो 400 रुपए में ले गई और अपने साथ ये मुफ्त में भी ले गई चीजें। अच्छा, फरूक लगारी साहब का हमने आपको बताया कि लेडी सूट और स्कार्फ मिला 800 रुपए में, फरूक लगारी साहब ये मुफ्त ले गए थे। अजरबैजान से कारपेट मिला, वो लगारी साहब जनाब 950 में ले गए। बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया ने क्रॉकरी सेट दिया लगारी साहब को, जनाब वो 125 रुपए में ले गए। जरा देखते हैं कैसे वो हो रहा है। गुलाम इसा खान साहब हैं, वो भी 50 रुपए में एक अपना कॉर्पोरेट घर ले गए थे बांग्लादेश के। हालांकि मेरा ख्याल यहाँ से ले ले तो वो भी इतने का मिलते हैं 500 रुपए का। खैर, इसके बाद जो मजे की चीज है, जनाब मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने 2002 में उनको अमेरिकन सदर ने लेदर बैग दिया। मुशर्रफ साहब वो ये फ्री ले गए थे। ज्वेलरी बॉक्स मिला इनको, अमेरिकन सदर ने ज्वेलरी बॉक्स दिया। ठीक है, ये इनको अगेन इनको मुशर्रफ साहब को वो साथ में मुफ्त ले गए। घड़ी मिली, कारपेट मिला, तो वो 75 रुपए में मुशर्रफ साहब साथ ले गए। मजे की चीज जो है, शौकत अजीज साहब जो अरबपति थे माशाल्लाह, बड़े टेक्नोक्रेट, पढ़े लिखे, हाई प्रोफाइल, दुनिया भर के बैंक के जो मालिक थे और 7 बिलियन रुपीज के इन्होंने ऐसे डिक्लेयर किए थे। वो गवर्नर नेपाल से स्कार्फ मिला, इनकी मिसेज को 2 स्कार्फ मिले, 25 रुपए एक की कीमत लगा के मुफ्त ले गए, 50 रुपए के 2 स्कार्फ। अच्छा, फिर टोनी ब्लेयर साहब आए थे, वो जो आए थे वो इनकी मिसेज के लिए वो लाए थे, एक हैंड बैग लाए थे। शौकत अजीज साहब ने सिर्फ 300 रुपया उसका दिया। ठीक है, जो मैं कहते रहे तो पाउंड शॉप से ले आए थे लंदन। लास्टली अच्छा, चीनी सदर जो है वो शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया जो हैं वो ज्वेलरी बॉक्स लाए थे शौकत अजीज साहब के लिए। 2004 में शायद विजिट किया था पाकिस्तान का, वो 2000 रुपए में शौकत अजीज साहब लाए थे। ये वो ऑफिशियल एक प्लंडर है। मतलब 1.5 बिलियन रुपीस के करीब के अमाउंट के तहफ ये घर ले गए। और ये हमारे लोग जो है ना अपने अपने लुटेरों को डिफेंड करते हैं कि मेरा लुटेरा ठीक है, उसने कानून पे लिया, इसका लुटेरा गलत है, उसने ज्यादा ले लिया। अगर अच्छा अगर हमने लिए तो आपने भी ले। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तोशा खान आपको जो चाहता है अपने हिसाब से वो उसकी इंटरप्रिटेशन करता है और अपने डिफेंस पे उसको इस्तेमाल करता है। भारत इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।